दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि जिसके पास में हेल्थ है आज के डेट में, वो समझिए इस धरती पे सबसे ज्यादा अमीर आदमी है। यानी कि जो इंसान जो है वो हष्ट पुष्ट है, उसके सारी बॉडी के पार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं और सही तरीके से वो आज की डेट में जो भी काम करना चाहता है वो आराम से कर पाता है। अपनी बॉडी की कोई भी पार्ट उसको जो है वो काम करने में रोकता नहीं है। वो इंसान आज के डेट में इस धरती पर सबसे अमीर आदमी है। इसके पीछे एक छोटी सी मुझे एक कहानी याद आती है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हो सकता है आप लोगों ने शायद वो सुन भी रखी हो, पर लेकिन इससे पहले आप लोग यहां पर ही देखिए क्या बोला गया है। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी है उसकी सेहत। अगर उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है इंसान। मुझे यहां पर एक कहानी याद आ रही है, वो शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, पर लेकिन अगर नहीं सुनी है तो आप लोग काफी अच्छा लगेगा ये कहानी सुन के। आप लोग रियलिटी में समझ पाएंगे कि हाँ, ऐसा देखने को मिलता है और ये रियलिटी है। ठीक है, आप लोगों ने नॉर्मली ये घर में भी फील किया होगा। घर में जैसे बुजुर्ग हैं, जैसे बाबा दादी हो जाते हैं, उनकी सेहत थोड़ी ऐसी हो जाती है कि उनको उठाकर बैठाना पड़ता है। ठीक है, उनको खाना खिलाना पड़ता है। उनको इतनी सेहत खराब हो जाती है कि उनको अगर एक तरीके से अगर उनको फ्रेश भी होना है, सोच भी जाना है, तो भी हम लोग को ले जाना पड़ता है और सफाई भी बाद में हम ही लोगों को करनी होती है। यानी कि आप लोगों की इंटरेस्टिंग चीजें देखिए, आप लोगों ने अगर आप लोग बचपन को कंपेयर करेंगे आज की डेट में, एक टाइम ऐसा होता है कि जब हम पैदा होते हैं, ठीक है, तो हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमको खिलाते हैं, वो हमको पिलाते हैं, बैठाते हैं, एक तरीके से चलना सिखाते हैं, वो सारी चीजें करते हैं जो एक माँ बाप करते हैं। बेसिकली अगर पोटी कर दी तो उसको भी साफ करेंगे। पर लेकिन इसकी रिवर्स साइकिल होती है जब हमारे माता पिता एक ऐसी एज में पहुंचते हैं, जो नहीं कहते कि जब एक बुजुर्ग एज आ जाती है, तो उस टाइम पर हर एक इंसान को भी वही काम करना चाहिए जब स्टार्टिंग में माता पिता ने बच्चों के साथ में किया है। तो उनको चलाना, उठाना, बैठाना, खिलाना, जब वो खुद नहीं चल पा रहे हैं। तो एक तरीके से जो बचपन आप लोगों को आपके माँ बाप ने दिया है, वही बचपन आप लोगों को देखने को मिलेगा लाइफ में। अगर देखा जाए तो वो आप लोगों से कहीं ना कहीं जिंदगी एक्सपेक्ट करती है कि माँ बाप को वो बचपन आप लोग रिटर्न करें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको बैठाएं, खिलाएं, उनको नहलाएं, उनके साथ में बातें करें बैठ के, जब उस टाइम पर कोई नहीं होता है। पर लेकिन हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि ये सारी चीजें भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम लोग इसको लाइफ का पार्ट समझें और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ऐसे ही निभाएं जिस तरीके से माँ बाप निभाते हैं अपने बच्चों के लिए। पर लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। 99% केसेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि माँ बाप जो हैं वो अपनी हर तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं 100%, पर लेकिन बच्चे जो हैं 99% केसेस में देखने को मिलेगा अपने माँ बाप के लिए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं जो उनको निभानी चाहिए। और फिर आगे चलकर जब खुद माँ बाप बनेंगे और उस एज में पहुंचेंगे, वो सिचुएशन बनेगी, तो तब उनको याद आएगा। पर लेकिन फिर वो बात आ जाती है कि फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये तो एक नॉर्मल बात हो गई। अब मैं आप लोगों को सेहत की बात बताता हूँ जो मैं आप लोगों को बताने वाला था। एक स्टोरी है जो मुझे पता नहीं कब सुनाई थी, किसने सुनाई थी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, पर स्टोरी जरूर याद है मुझे, अच्छी बात है। ठीक है, हुआ क्या था, ये माना जाता है कि आर्मी की जो युद्ध चल रहा था पता नहीं किस कंट्री के साथ में, तो वहां पर एक पर्टिकुलर जो जवान है उसको कई सारी उस मतलब नहीं, ये बम पटक गया आसपास में, तो उसकी बॉडी के कुछ पार्ट जो हैं उसमें दिक्कत आ गई, इससे हाथ खराब हो गया, पैर खराब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके कई सारी कंडीशन देखने को मिली। अब युद्ध खत्म हो गया तो एक कंडीशन ये हुई कि ठीक है, अब हॉस्पिटल जाके फिर अपना घर वर जाना है, क्योंकि अब जॉब तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि पैर खत्म हो गए, हाथ खत्म हो गया, तो अब कैसे काम चलेगा। मान लीजिए पैर ही खत्म हो गए, हाथ वाथ बचे हुए, तो कैसे काम चलेगा। तो उसने क्या किया, अपने घर पे फोन किया। घर पे फोन करके उसने बोला कि मैं घर आ रहा हूं, ठीक है, और मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी। उन्होंने बोला कि हाँ बोलो क्या बात है। तो घर पे बात की तो कि मेरे साथ में मेरा एक दोस्त भी है, ठीक है, उसको अभी जो युद्ध चल रहा था उसमें उसके दोनों पैर खराब हो गए हैं, ठीक है, और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि उसको भी साथ में लेकर आ जाऊं। तो आप लोग समझ रहे हैं कि जो नॉर्मली है ये बोलेंगे कि यार पैर भी नहीं है, बिल्कुल सारी चीजें हम लोग को ही करनी पड़ेगी और वो सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं उसको वो जो बातें उसने घर वालों के साथ में की, तो उसको कुछ ऐसी फीलिंग आई कि मतलब एक तरीके से कि मैं अपने घर वालों पर बोझ बनने वाला हूं। ठीक है, तो ऐसी फीलिंग आई। मैंने कहा ना कि क्या करोगे लाकर, कि किस तरीके से हम देखेंगे, क्या क्या चीजें देखेंगे, घर में और भी प्रॉब्लम है। पता चला मतलब मम्मी पापा भी थोड़े सेहत सही नहीं रहती हैं, उनको भी देखना है, अब इनको भी देखना पड़ेगा किस तरीके से काम चलेगा। तो कुछ ऐसी बातें बोलेगी। तो वो इंसान समझ गया कि एक तरीके से वो ये देखना चाह रहा था कि ये जो चीजें हैं ये मेरे ही साथ में हो रही है इनडायरेक्ट वे में, तो ये देखना चाहता कि ये चीजें हैं मेरे ही साथ में हुई हैं, और एक तरीके से वो ये जानना चाहता कि कल को मैं भी इनके लिए बोझ बन सकता हूं। ठीक है, तो फिर वो इंसान ने गया, फिर उस इंसान की बॉडी गई घर पे, और जब पता चला कि अपने ही बारे में बातें कर रहा था, तो फिर जो है घर वालों की आंखें जो थी वो खुली की खुली रह गई। तो जब तक आप लोगों की सेहत सही है, जब तक आप लोग के हाथ पैर काम कर रहे हैं,
तो वो जिंदगी जो है वो सबसे बेहतरीन जिंदगी है। वरना ये सारी चीजें जो आप लोगों को देखने को मिलेगी ये आती जाती रहती हैं। इंसान जो है ना कि बहुत गरीब हूं यार, ये नहीं है पास में, वो नहीं है, वो सारी चीजें यार बोलने के लिए रह जाती हैं। रियलिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है रियल जिंदगी, जिसमें आप लोगों की बॉडी आप लोगों के पास में है और सारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है। तो इससे बेहतरीन चीज आप लोगों की जिंदगी में और कुछ नहीं है, इसका ध्यान रखिए। इसका एक तरीके से सेहत ऐसी चीज है जो एक बार चली जाए तो फिर वापस नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ओके। आई होप कि आप लोग चीजें समझेंगे। बाकी किस किसने स्टोरी सुन रखी थी बताइएगा, और जिसने नहीं सुन रखी थी उसको कैसा लगा सुन के, और क्या आप लोगों के माइंड में थॉट चल रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। आखिर ये सारी चीजें मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ आज, क्योंकि आज है संडे, तो संडे को थोड़ा सा फंडे करके, थोड़ा लाइट मूड करके कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करेंगे। और संडे का जो लेक्चर होता है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, उसका किसी भी लेक्चर के साथ में कोई रिलेशन नहीं होता है, इसमें कोई क्विज नहीं होता है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसा लेक्चर है कि आप थोड़ा रिलैक्स होकर थोड़ा सीख भी लें और रिलैक्स भी रहें, और आप लोगों का एक रूटीन जो है वो कंटिन्यू बना रहे। क्योंकि जिस इंसान ने लाइफ में कंटिन्यूटी बना के रखी है वो लाइफ कहीं, वो इंसान कभी भी ऐसा नहीं होगा कहीं ढंग की जगह नहीं पहुंचेगा, वो कहीं ना कहीं वो जरूर पहुंचेगा इंसान। बस रूटीन उसका बना होना चाहिए। तो वो रूटीन आप लोग अगर चलता रहा तो फिर कोई भी आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बस वो मेंटेन आप लोग को रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार का भी आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहां पर पूछना चाह रहा हूं। ये मैंने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग गलत करने वाले हैं। गलत क्यों करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में, पहले आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। बात की जा रही है कि यहाँ पर जो इंटरपोल होता है, ठीक है, जिसके तरीके से आप लोग नॉर्मली एक शॉर्ट भाषा में इंटरनेशनल पुलिस बोल देते हैं, ठीक है। तो जो इंटरपोल होता है यहाँ पर, इसके द्वारा कई सारे नोटिस जारी किए जाते हैं। जैसे मेहुल चोकसी के लिए अभी नोटिस जारी किया गया था, वो भी बताऊंगा कौन सा जारी किया गया था। तो आप लोगों को यहाँ पर इसको मैच करना है, ठीक है, स्टेटमेंट मैच करनी है। तो ए में बोला गया रेड नोटिस जो है वांटेड पर्सन के लिए होता है। बी में बोला गया यहाँ पर ये है ऑरेंज नोटिस, ये मोडस ऑपरेंडाई के लिए होता है। सी में बोला गया यहाँ पर 3 में बोला गया पर्पल नोटिस, ये एमिनेंट थ्रेट होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर देखना है अब जब। तो आंसर क्या होगा, ए में बोला गया 1 and 2 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3 ओनली, सी में बोला गया 1 and 3 ओनली, और डी में बोला गया 1, 2 and 3 ओनली। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, ये आंसर आप लोगों को बताना है। हालांकि ये क्वेश्चन जो था ये और ज्यादा बेटर तरीके से फ्रेम किया जा सकता था, ये अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैं बताऊंगा और ज्यादा बेटर तरीका क्या हो सकता था। यूपीएससी फ्रेम करती तो ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम करती मैं आप लोगों को फिर वो बताऊंगा, ठीक है। अभी यहां पर इसका आंसर आप लोग दीजिए, देखता हूं कौन कौन सी आंसर देते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए 1 सेकंड के लिए यहां पर और आंसर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, और फिर आगे चलेगा, फिर आप लोग को देखने को मिलेगा किस किस ने आंसर सही दिया है, ठीक है। वीडियो पॉज कर ली, दे रहा हूं आप लोग को 10 सेकंड दे रहा हूं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 सेकंड हो गए आप लोगों की। अब आंसर सबने अटेम्प्ट कर लिया। अब इसका आंसर देखिए, मैक्सिमम लोगों ने तो यहां पर जो चीजें पढ़ी होंगी उसमें उन्होंने क्या नहीं पढ़ा होगा, यहां पर ये इनकरेक्ट नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट अगर यहां पर नहीं है तो इसका मतलब ये कि सही है। आप लोग आनन फानन में एग्जाम में कम से कम 2 से 3% या 3 से 4% क्वेश्चन ये समझ के चलिए कि ये इनकरेक्ट जो नहीं पढ़ते ना, इसकी वजह से आंसर जो है आप लोग सही नहीं कर पाते हैं, जबकि क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होता है, ठीक है। तो यूपीएससी आप लोग के साथ में गेम खेलती है उस टाइम पर। तो आप लोग अगर इन चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे तो इनको कभी भी आप लोग ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसके बारे में बात करें तो जो रेड नोटिस है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये वांटेड पर्सन के लिए होता है, ठीक है। तो वांटेड पर्सन के लिए रेड नोटिस, तो मेहुल चोकसी के लिए जो नोटिस इशू किया गया था वो रेड नोटिस था, क्योंकि एक वांटेड पर्सन की कैटेगरी में था यहां पर ये, ठीक है। इसी के साथ में जो यहां पर बात करें, ऑरेंज जो नोटिस होता है वो एक एमिनेंट थ्रेट होती है, ठीक है। अगर कोई थ्रेट है किसी साइड से किसी भी तरीके की तो उसके लिए होता है। तो जो यहां पर ये ऑरेंज है ये होता है एमिनेंट थ्रेट, तो यहां पर ऑरेंज हो गया ये एमिनेंट थ्रेट, और जो पर्पल होता है ये होता है मोडस ऑपरेंडाई, ठीक है। तो पर्पल आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है मोडस ऑपरेंडाई, ठीक है। तो यहां पर अगर इनकरेक्ट के बारे में बात करें तो दूसरा और तीसरा जो आंसर है वो यहां पर सही देखने को मिलेगा, यानी कि इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो दूसरा और तीसरा आंसर जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग क्या करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। एक शब्द यूज किया गया है मोडस ऑपरेंडाई। तो नॉर्मली अगर आप लोग बोले कि मोडस ऑपरेंडाई का मतलब क्या होता है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि ये एक तरीके का तरीका जिसके थ्रू आप लोग कुछ काम करते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्रिमिनल कैटेगरी में आते हैं, जैसे आप लोग पर्टिकुलर कोई क्रिमिनल काम जो है वो परफॉर्म करते हैं तो उसको मोडस ऑपरेंडाई बोला जाता है, यानी कि इसने ये काम किया तो ये किया कैसे, तो ये मोडस ऑपरेंडाई जो होता है ये शब्द यूज किया जाता है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये कई सारे नोटिस जो होते हैं ये इशू किए जाते हैं इंटरपोल के द्वारा। तो ये टोटल मिलाकर 8 नोटिस हैं जिनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो रेड नोटिस हो गया वांटेड पर्सन के लिए, येलो नोटिस हो गया मिसिंग पर्सन के लिए, ब्लू नोटिस हो गया यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए अगर किसी चीजों के बारे में, ठीक है।
ब्लैक हो गया यहाँ पर अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिल गई कहीं पर, ग्रीन हो गया यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर एक तरीके से वार्निंग या फिर एक तरीके से इंटेलिजेंस कोई नोटिस अगर देना है, और ये ऑरेंज, और ये मैंने आप लोगों को पर्पल बता दिया। एक होता है यहाँ पर इंटरपोल यूएन सेक्रेटरी काउंसिल स्पेशल नोटिस, ठीक है। तो ये ग्रुप और जो इंडिविजुअल है सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो यूएनएससी के द्वारा जो सैंक्शन लगाए जाते हैं उससे रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टोटल मिलाकर ये 8 नोटिस होते हैं जो कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो अगर माइंड में कंफ्यूजन होगा तो फिर आप लोग इनको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और आप लोग इसको गलत कर बैठेंगे, ठीक है। ये तो हो गई इसके बारे में बात। अब यहां पर एक बात की जा रही है इंपॉर्टेंट डे के बारे में। ये इंपॉर्टेंट डे भी काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, और इसके बारे में आप लोगों से बायोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब बायोलॉजी का क्वेश्चन यहां पर कैसे आ गया आप लोगों के माइंड में वो चल रहा होगा, तो इसके बारे में आप लोगों से बात करता हूं अभी। अगर हमारी बॉडी में जो कलर है उसके बारे में बात की जाए, जैसे कि आप लोग जो हेयर देखा जाए नॉर्मली ब्लैक होते हैं, ठीक है, आईज देखी जाए वो ब्लैक, वैसे स्किन का कलर कई तरीके का होता है। तो बॉडी के जो भी पार्ट में आप लोग ये कलर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो मेलानिन करके एक पिगमेंट होता है जिसके बेस पर हमारी बॉडी का कलर डिसाइड होता है। तो फेयर एंड लवली हो गया, फिर कोई भी क्रीम आप लोग यूज करते हैं, उससे उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोगों का जो मेलानिन है वो डिसाइड करेगा आप लोगों की बॉडी का कलर क्या होने वाला है। तो एक बीमारी है जिसको बोलते हैं यहां पर एल्बिनिज्म। तो यहां पर इस बीमारी का मतलब होता है कि आप लोगों की बॉडी के अंदर आज की डेट में जो एक कलर है, ये जो बेसिकली मेलानिन है, वो मेलानिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जो भुएं हैं, आप लोगों की जो पलक है, आप लोगों की जो यहां पर काल की जो आंखों की जो पुतलियां हैं, सर के जो बाल हैं, तो यहां पर सारे व्हाइट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में किसी की सारी चीजें ब्लैक देखने को मिलती हैं, ठीक है, पूरा फेस सारी चीजें। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तरीके से जो मेलानिन है, पिगमेंट मेलानिन है जो बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के कलर डिसाइड होते हैं कि स्किन का कलर कैसा होगा, स्किन कैसी होगी, हमारी बाल कैसे होंगे, आंखों का कलर कैसा होगा, तो ये मेलानिन डिसाइड करता है। तो मेलानिन अगर बॉडी के अंदर नहीं है तो फिर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी एक ऐसी बीमारी आ जाती है जिसको बोलते हैं यहां पर एल्बिनिज्म। तो एल्बिनिज्म आप लोग बोल सकते हैं कि एब्सेंट ऑफ द मेलानिन, जिसमें बॉडी में नहीं होगा, तो उस बीमारी को एल्बिनिज्म बोलते हैं नॉर्मल तरीके से अगर इसको समझा जाए तो, ठीक है। अगर आज के डेट में हम लोग कुछ और बातें करें, एल्बिनिज्म को हिंदी में अगर आप लोग जाकर इसको सर्च करेंगे तो इसका मतलब होता है रंगहीनता, यानी कि रंग नहीं है। जिस तरीके से बॉडी के अंदर बस एक ही है, बस व्हाइट दिख रहा है, तो इसका मतलब कलर नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये मेलानिन की वजह से होता है और इसको एल्बिनिज्म की बीमारी बोला जाता है। अगर किसी बच्चे के अंदर ये दिक्कत देखने को मिलती है तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे होता है, जो कि 13 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और एम टारगेट क्या रहता है इसका? टारगेट यही रहता है ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके बारे में बताया जा सके कि यार जिसको ये बीमारी हो रखी है उसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर यह कि उस इंसान की कोई गलती इसके अंदर नहीं है। अगर बात करें यहां पर एल्बिनिज्म के बारे में, जब यहां पर देखने को मिलेगी तो उसके बारे में उस इंसान को कोई दोष नहीं देना चाहिए। जैसे कोई किन्नर बन गया, नेचुरली है यार, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको सोसाइटी में अलग थलग फेंक के रखते हैं। तो ये गलत चीजें हैं जिसको हम लोग को यहां पर जिसके बारे में बात करनी है और इनको दूर करना है। तो थीम भी यही रखी गई है, बात की जा रही है स्ट्रेंथ करना है बियॉन्ड ऑल ओड्स, क्योंकि इनको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। एक नॉर्मल बच्चा जो होता है उसके अलावा इनको बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहां पर सारे जो ओड्स होते हैं उससे दूर जाकर यहां पर बात करनी है, और जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें उस बच्चे को सपोर्ट करना है। एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे ही काफी ज्यादा लूज हो रखा होता है कि हाँ मैं कुछ डिफरेंट दिखता हूं, ठीक है, मैं कुछ डिफरेंट दिखती हूं, मैं ऐसी नहीं हूं जैसे नॉर्मल पर्सन है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते इसके बारे में अगर आइडिया रहेगा तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। आइए अब कुछ न्यूज भी देख लेते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने न्यूज है ये है इंटरनेशनल न्यूज, और इंटरनेशनल जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है यूएन की जो प्रेसिडेंसी के बारे में। तो अभी रिसेंटली जो मालदीव है उसके जो पर्टिकुलर पर्सन थे फॉरेन मिनिस्टर, उनको यहां पर अभी बेसिकली जो 76 सेशन था यूएन जो जनरल असेंबली का, उसके प्रेसिडेंट यहां पर इनको बनाया गया है। तो यानी कि जो यहां पर यूएनजीए की जो अभी यहां पर प्रेसिडेंसी है वो मालदीव के हाथ में है। तो 76वां सेशन था, पहले तो ये याद रखिएगा, फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से बन गया। तो 76वां सेशन है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है अब्दुल्ला सईद, तो अब्दुल्ला सईद साहब जो है यहां पर ये फिलहाल अभी यहां पर इसके जो प्रेसिडेंट बन गए हैं। इंडिया काफी खुश हुआ क्योंकि इंडिया ने जो है मालदीव को सपोर्ट किया, ना कि अफगानिस्तान को। इसके चलते इंडिया के क्रिटिसिज्म भी हुआ, क्यों? क्योंकि यूएन में जो अभी फिलहाल नॉन परमानेंट मेंबर की जो सीट है उस पर जो हम लोग अभी फिलहाल बैठे हैं 2021 के लिए और 2022 के लिए, वो नॉर्मली जो सीट थी वो अफगानिस्तान की थी, और अफगानिस्तान ने वो सीट हम लोगों को दे दी फिलहाल टाइम पर, और उसने हमारे साथ में एक तरीके से बोल सकते हैं एक्सचेंज कर लिया। इसका रीजन क्या था? क्योंकि आप लोगों को पता है 2022 में हमारी कंट्री में आजादी की हम लोग क्या करने वाले, 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो जो 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में उसके बारे में रिकॉग्नाइज किया जाए कि हाँ इस दिन जो है हम आजाद हुए थे और हमारी साल जो है जो आजादी की सालगिरह है। तो उसके चलते हम लोग चाह रहे हैं कि उसको सब सेलिब्रेट करें, तो यूएन में भी उसका सेलिब्रेशन हो। तो यूएन में अच्छे सेलिब्रेशन
क्वेश्चन क्या होगा जब आप लोग वहां पर होंगे, वरना ऐसा होगा कि शादी है तुम्हारी और तुम ही शादी में नहीं जा रहे हो, ठीक है, यानी कि सब सेलिब्रेट करें वहां पर यूएन में और तुम ही वहां पर अवेलेबल ना हो, तो वो वाली चीज वरना होगी। तो अगर वहां पर हम लोग प्रेजेंट है तो उसको और अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करवा पाएंगे, क्योंकि कॉलोनियल जो फेज था लगभग 200 साल का, वो हम लोगों ने झेला था, अंग्रेजों के द्वारा रूल किया गया था, वो सारी चीजें देखने को मिली थी। तो इंडिया जो है अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूएन में मालदीव के साथ में मिलकर अच्छे से काम किया जाएगा। तो पर लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी यहां पर बातें चल रही हैं, जैसे अभी बात करें अदू एटोल, तो अदू एटोल यहां पर मालदीव के अंदर एक आइलैंड है। हम लोगों ने बोला था कि वहां पर हम लोग अपना नया एक कॉन्सुलेट खोलेंगे, जिसके चलते हमारे कैबिनेट के द्वारा अभी क्लियर किया गया प्रपोजल, पर मालदीव के द्वारा अभी उनके जो यहां पर इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो इनके प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा जो बोला गया कि अभी यहां पर हम लोगों ने इसके बारे में कोई क्लियर प्रपोजल नहीं दिया गया है। अदू जो एटोल है इसको आप लोग एक बार मैप में देखिए, अपनी कंट्री ये हो गई, थोड़ा नीचे अगर आप लोग आएंगे यहां पर तो यहां पर आप लोगों को मालदीव देखने को मिलेगा, और इसके अंदर यहां पर ये आर्किपेलिगो है। आर्किपेलिगो क्या होता है बेसिकली, एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो भी आइलैंड का जो समूह है, एक ग्रुप है, उसको आर्किपेलिगो बोलते हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए जो बेसिकली इसके बारे में, तो माले इसकी कैपिटल है मालदीव की, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये इक्वेटर के साउथ में है अदू एटोल, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नॉर्मली काफी सारा जो आइलैंड है वो पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा इक्वेटर के ऊपर है, पर लेकिन जो इक्वेटर है उसके नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, ये है किसका, इसका नाम है यहां पर अदू एटोल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से मैप बेस्ड बन सकता है, जो कि कंफ्यूजन में डाल सकता है, तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ये माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहां पर ये है लेकेडाइव सी आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर इस एरिया में। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से एग्जाम में बने तो कंफ्यूजन आना नहीं है कि हाँ ये कहां पर है और क्या क्या चीजें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इंडियन ओशन में और न्यूज में भी है, और हम लोग इस तरीके से इसको यहां पर यूज करने की बात भी करें। इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, कई बार यूपीएससी आप लोगों के साथ में गेम खेलती है, वो अदू एटोल नहीं लिखेंगे यहां पर, वो लिख देंगे सीनू एटोल। तो यहां पर सीनू एटोल के बारे में आप लोगों से पूछ लिया है तो ये याद रखिएगा सदर्न मोस्ट एटोल है यहां पर, ये एक तरीके से जो कि मालदीव के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर बात की जाए तो इंडिया ये चाहता है कि अगर यहां पर हमारा कॉन्सुलेट हो जाए तो इंडियन ओशन में हम लोग अच्छे से अपनी ओर पकड़ बना पाएंगे, जहां पर बार बार चाइनीज घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट में बोला जाए तो हम लोग यहां पर चाइनीज को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। जो प्रेसिडेंसी है यूएनजीए की यहां पर अगर बात करें इसके बारे में, तो ये पोस्ट जो है हेल्ड होती है एनुअल बेसिस के ऊपर, जो यहां पर रोटेट होती रहती है, जो इसके रीजनल ग्रुप है उसके अंदर में 76 सेशन अभी देखने को मिला, 76वां सेशन, जो कि यहां पर ये एशिया पैसिफिक के अंदर आ गई। तो फर्स्ट टाइम मालदीव के द्वारा ये पोस्ट ऑक्यूपाई की जा रही है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पहली बार यहां पर मालदीव के हाथ ये पोस्ट लगी है। अदू एटोल जो है यहां पर, जिसको सीनू एटोल के नाम से भी जानते हैं, ये सदर्न मोस्ट एटोल है, यानी कि एक आइलैंड है यहां पर, कहां पर, मालदीव के अंदर में, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी काफी इंपॉर्टेंट है अगर बात करें इंडियन ओशन के अंदर में। तो ऐसा है कि कल को चलता चला यहां पर चाइना उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, तो हम लोग अपना एक वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, एक अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, तो इसीलिए हम लोग यहां पर चाह रहे थे हमारा कॉन्सुलेट खोला जाए, पर मालदीव की साइड से अभी कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अदू के बारे में बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट है यहां पर आर्किपेलिगो, 30,000 के करीब यहां पर लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया का जो स्टैंड है यहां पर बेसिकली स्ट्रेटेजिकली लोकेशन इसकी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग यहां पर कोशिश करते हैं कि अच्छे से काम करते रहें, ठीक है। मालदीव अभी यहां पर जो सीट जीतकर आया है ये फिलहाल अभी इसकी प्रेसिडेंसी की, तो ये बोल रहा है कि हमारी ओनली ये जीत नहीं है, जो भी यहां पर सारे आइलैंड है आसपास वाले रीजन में, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग जो स्टेट है यहां पर, उनकी सबकी जीत है। क्योंकि फिलहाल जो है अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे जो ग्लेशियर है, बर्फ है, वो पिघल रहे हैं, वो पिघल रहे हैं, पहाड़ों से बर्फ पिघल पिघल कर ओशियन यानी कि समुद्र के अंदर आ रहा है। तो समुद्र के अंदर जो पानी आ रहा है उसकी वजह से समुद्र का ओशियन का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो समुद्र का ओशियन का लेवल जो बढ़ रहा है तो आसपास वाले जो आइलैंड है वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके चलते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। एक तरीके से क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बन जा रहे हैं लोग, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग रिफ्यूजी बन जा रहे हैं, अपना एरिया छोड़ के कहीं और जाना पड़ रहा है। अब सोचिए उस इंसान के बारे में जिसको अपना एरिया छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा, तो क्या दिक्कत उसको देखने को मिलेगी। तो इसके चलते भी कई सारी बातें यहां पर सामने निकल कर आती हैं कि हाँ ये काफी दिक्कत वाली बात यहां पर हो जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जाती है, तो इसी के चलते इनके द्वारा बोला कि हमारी जीत नहीं है यार अकेले की, ये उन सब आइलैंड की जीत है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि आज के दिन में दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इसी के चलते अगर बात की जाए यहां पर और भी कई सारी चीजें अभी फिलहाल अगर देखें तो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें तो ये तो मुद्दा बन ही रहा है। एक काफी बड़ा मुद्दा है कोरोना वायरस के लिए, तो इनके द्वारा ये भी बोला गया कि कोरोना वायरस के बारे में बात की जाएगी, कैसे इसको बीमारी को हम लोग को टैकल करना है, तो उसमें भी काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो उसमें हम लोग कई सारी चीजें यहां पर मिलकर साथ में कर पाएंगे आगे चीजों को कि कैसे लेकर चलने हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात अगर यहां पर बात की जाए, चाइना के इन्फ्लुएंस के बारे में मैंने बात की, तो उसको यहां पर कम कैसे करना है, ठीक है। अभी अदू में अगर रेजिडेंसी यहां पर स्पीडी वीजा मिलेगा, यहां पर अगर प्रॉपर वे में हम लोग भी अपना कॉन्सुलेट कर पाते हैं, चाइना के इन्फ्लुएंस को भी यहां पर कम कर पाएंगे। इसी के साथ में जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफी है मालदीव की इंडिया के लिए, ठीक है।
और मालदीव टू इंडिया दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें तो मालदीव को बोला जा रहा है, मालदीव को बेसिकली बोला जाता है एक टोल गेट इन इंडियन ओशन, ठीक है। तो इंडियन ओशन में टोल गेट की तरीके से इसको बोला जाता है, जैसे नहीं टोल टैक्स आप लोग पे करते हैं, ठीक है। तो मालदीव काफी इंपॉर्टेंट है। तो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ से जो मालदीव की लोकेशन है, यहां से अगर इंडियन ओशन में अगर एंट्री करनी है, आगे जाना है, तो मालदीव काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहां पर इसकी लोकेशन के पॉइंट ऑफ से। तो इसलिए चाइना भी काफी ज्यादा पीछे पड़ा रहता है। और सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो मैरीटाइम जो ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर बात की जाए यहां से हम लोग गल्फ ऑफ एदन में, इसी के साथ में गल्फ ऑफ हार्मुज जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट एशिया के अंदर, और स्टेट ऑफ मलक्का, ये मैं आप लोगों को एक बार मैप में दिखा देता हूं ताकि आप लोग ढंग से कनेक्ट कर पाए। तो नाम क्या क्या लिए गए पहले आप लोग ये समझिएगा। तो ये अपनी प्यारी कंट्री, यहां से नीचे आप लोग देखिएगा तो यहां पर हो गया माले, ठीक है। मालदीव के बारे में बात की जा रही है। अब थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बात की गल्फ ऑफ एदन के बारे में। तो यहां पर हो गया गल्फ ऑफ एदन, आप लोग देखते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया हो गया। इसको जूम करेंगे तो यहां से ये गल्फ ऑफ एदन आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहां से आसानी से मालदीव के थ्रू यहां पर एक तरीके से कनेक्शन बनाया जा सकता है। दूसरा यहां पर ये हार्मुज की बात की जा रही है। तो हार्मुज आप लोगों को ईरान के नीचे यहां पर देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन अगर बात करें तो यहां पर आप लोग देखिए, ये हो गया स्टेट ऑफ हार्मुज हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को लोकेशन देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहां पर पर्शियन गल्फ को और इसी के साथ में यहां पर ये गल्फ ऑफ ओमन को कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ हार्मुज। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा जो इनके द्वारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है वो बोला गया यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। मलेशिया में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ये है मलक्का स्टेट। तो यहीं से ही कनेक्ट होता है बेसिकली, चाइना भी यहां से होता हुआ ऊपर जाएगा यहां से। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, इधर आएंगे थोड़ा तो यहां पर ये साउथ चाइना सी। तो ये काफी बड़ा रूट माना जाता है। अगर मालदीव में यहां पर लोकेशन कंट्रोल कर पाते हैं तो चारों तरफ को आप लोग एक कनेक्टिविटी यहां पर बना पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये कि मालदीव जो है इंडियन ओशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन इस तरीके से हो जाती है। यहां पर अब आप लोग समझिए, जैसे कि मालदीव आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां से कनेक्टिविटी बनानी है, यहां से कनेक्टिविटी बनानी है, या फिर यहां से कनेक्टिविटी बनानी है, या फिर इधर आप लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जाना है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाना है, ठीक है। तो यहां से कनेक्टिविटी बनानी है तो आप लोग आसानी से कनेक्टिविटी बना सकते हैं। मालदीव की लोकेशन इतनी शानदार है यहां पर ये, तो उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया उसका फायदा उठाने की कोशिश करे ताकि हम लोग उसका कुछ फायदा उठा सके, इसीलिए चीजें काफी लार्ज स्केल पर सपोर्ट की जाती हैं, ठीक है। तो ये है न्यूज, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आना नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है। तो इसको AISHE तो ये बोला गया, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं यहां पर। ऑल यहां पर बात करें यूनियन एजुकेशन जो मिनिस्टर उनके द्वारा अनाउंस की गई एक रिपोर्ट जिसको ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन यहां पर बोला गया। तो यह सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बन जाएगा किसके द्वारा ये अनाउंस किया गया है। तो हमारी कंट्री में जो बेसिकली शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। तो इसके द्वारा प्रोवाइड कराई गई कि हमारी कंट्री में क्या क्या इंडिकेटर है और क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। तो करंट स्टेटस जो है हायर एजुकेशन का इन कंट्री, तो वो देखने को मिलेगा, उसके बारे में एक एनालिसिस किया गया है। और 10th है इस सीरीज में, यहां पर ये 10वें नंबर का यहां पर ये सर्वे है जो कि एनुअली रिलीज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा। तो यहां पर 2015-16 से लेकर 2019-20 तक का बोला जा रहा है कि 11.4% जो स्टूडेंट का जो एनरोलमेंट है वो बढ़ा है। आप लोग ये बोलेंगे यहां तक ये काउंट किया, क्योंकि अभी 2021 की अगर बात करने लगेंगे आप लोग यहां पर, तो कोरोना ने आके सब कुछ उलट दिया है, ठीक है। इससे पहले अगर बात करिए गरीबी के बारे में तो काफी हद तक हम लोगों ने गरीबी को मिटाया था, कोरोना ने फिर आकर लोगों को गरीबी में पहुंचा दिया। तो इसी तरीके से कोरोना ने जो है लोगों की हालत जो है वो खस्ता की है। तो इसलिए एक अलग से एक नया युग स्टार्ट होगा, कोरोना पोस्ट युग, जो आने वाले टाइम में हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। जैसे 1990s में यूएसएसआर का विघटन हुआ तो कोल्ड वॉर खत्म हो गई, तो एक नया युग स्टार्ट हुआ उसके बाद में कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ में अभी कोरोना के बाद में पोस्ट पेंडेमिक और बिफोर पेंडेमिक वाली बातें किया जाया करेंगी आने वाले टाइम में। तो हिस्ट्री में जब भी पढ़ाया जाया करेगा ना कि हाँ कोरोना से पहले ऐसा हुआ करता था और अब ऐसा होता है, ठीक है, तो वो वाली चीजें काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को चेंज नजर आएगा। अगर बात करें जो ग्रोथ है यहां पर ये बोला जा रहा है कि काफी अच्छा देखने को मिला। 2018-19 में ये 3.74 करोड़ के करीब इनरोलमेंट था हायर एजुकेशन में कंट्री के अंदर में। फिर आगे चलकर ये 3.85 हो गया यहां पर 2019-20 में। अब यहां पर आकर ये चीजें घटती हुई नजर आएंगी। हो सकता है कि चीजें जिस तरीके से देखें क्या होगा। बाकी यहां पर जो 11.36 लाख के करीब यहां पर ये 3% ग्रोथ पास्ट में भी कई बार देखने को मिला। अगर हायर एजुकेशन के बारे में बात करें स्टूडेंट एनरोलमेंट में, तो उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा मेल और फीमेल का आप लोग यहां पर देखते हैं। हायर एजुकेशन में इंटरेस्टिंग चीज देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में
मेल का एनरोलमेंट एज कंपेयर टू फीमेल, ठीक है, तो ये आप लोगों को कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर तमिलनाडु और महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हायर जो एजुकेशन एनरोलमेंट है इंडिया के अंदर, उसके बारे में बात की जा रही है। ग्रोस एनरोलमेंट जो इंक्रीज हुआ 0.8% से, ठीक है। परसेंटेज के बारे में बात करें अगर यहां पर 2014 में 24% बढ़ा था, 18 में 26 और 19 में अभी 27, तो ये बढ़ता ही जा रहा है यहां पर। अगर एज ग्रुप के हिसाब से भी आप लोग बात करेंगे, फीमेल एनरोलमेंट जो रेट है यहां पर वो इंक्रीज हुआ 18%, ठीक है। यानी ये गर्ल्स को एजुकेशन अब दी जा रही है, जो कि पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, ये माना जाता था कि करना ही क्या है, घर में रोटियां पकानी है, तो वो इस तरीके से देखते थे आगे चलकर बस। तो वो वाला अब टेंडेंसी यहां पर खत्म होती जा रही है लोगों की। अब लगता है कि बच्ची को पढ़ाया जाएगा आगे चलकर तो कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, अपने लिए कुछ डिसीजन ले पाएगी। तो बहुत सारी चीजें अभी कंट्री में चेंज हो रही है। फीमेल पार्टिसिपेशन जो है प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर वो अभी भी लोअर है कंपेयर टू अगर एकेडमिक कोर्स के बारे में बात करें। पर हाँ, ये है कि चीजें अब सुधर रही हैं, यानी कि देश बदल रहा है। तो अभी देखो कहां तक बदलकर चीजें कहां तक पहुंचती है। जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स में बात करें हायर एजुकेशन में, तो यहां पर देखने को मिलेगा 1.01, और यहां पर अगर बात की जाए 2018 में 1 था, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आप लोगों को चेंज नजर आ रहा है। अगर इसमें बात की जाए जो इंडिकेटर के बारे में बात की जाए, तो जो जीपीआई या जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स है, अगर ये 1 है तो इसका मतलब है कि प्रायोरिटी बिटवीन द सेक्स, ठीक है। अगर ये 1 है तो यहां पर इसका मतलब है कि डिस्पैरिटी एक तरीके से जो फेवर है मेल के, ठीक है। यानी कि अगर 1 से कम है तो इसका मतलब है कि फेवर है मेल के, ठीक है। इसका मतलब जीपीआई अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है यहां पर डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी इन द फेवर ऑफ फीमेल, ठीक है। तो यानी ये आप लोगों से इंडेक्स पूछा जा सकता है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये यहां पर अभी 1 से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो डिस्पैरिटी जो है यहां पर ये फेवर है इन द फीमेल के, तो फीमेल के फेवर में डिस्पैरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से यहां पर पूरा इंडेक्स आप लोगों को यहां पर ये अभी फिलहाल जो इसका जो पैटर्न है वो देख लिया। टोटल टीचर के बारे में अगर बात करिए यहां पर नंबर ऑफ टीचर, तो 15,03,156 के करीब बेसिकली यहां पर बोला जा रहा है, जिसमें फीमेल जो बोला है, फीमेल को बोलते हैं टीचिंग की, जो काफी अच्छी है। पर लेकिन यहां पर भी देखिए मेल ज्यादा है, 57.5% मेल है इसके अंदर में, और 42.5% जो है फीमेल है यहां पर इसके अंदर में। इसी के साथ में अगर बात करें जो यहां पर पीपल टीचर रेशो के बारे में बात करें, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, जो बेसिकली अभी सामने निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो ये यहां पर अभी 26 के करीब यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये 22-26 बेसिकली, एक मिनट रुकिए, बेसिकली है कि यहां पर ये 26 है, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें यहां पर, तो ये 26 आप लोगों को देखने को मिलेगा 2019-20 में, ठीक है। तो ये नंबर आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, जो कि पीपल टीचर रेशियो है। इसी के साथ में नियरली 85% के करीब यहां पर जो स्टूडेंट है वो आप लोग को देखने को मिलेंगे यहां पर ये इनरोल किए गए, जो अगर बात करें 2.85 करोड़ में से। तो 6 मेजर डिसिप्लिन है यहां पर ह्यूमैनिटी के अंदर, यहां पर जैसे साइंस आप लोगों ने बोला कई बार कि यहां चलो यार होम साइंस ले लेते हैं, ठीक है, या फिर कॉमर्स, इंजीनियरिंग, ये सारी जो मेडिकल साइंस, आईटी वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो आप लोग को इस वाले एरिया में आप लोग को जॉब करते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुछ ऐसा एरिया जो कि थोड़ा डिफरेंट है, उसमें लोग जाने से बचते हैं और वहां से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इकोनॉमी के बारे में, तो यहां पर क्या बताया गया है, तो यहां पर इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। जैसे कि अगर आज के डेट में आप लोग बात करिए कि आप लोग एक घर बनाना है, ठीक है, तो आप लोग क्या क्या चाहिएगा, वहां पर ईंट चाहिएगी, सरिया चाहिएगा, सीमेंट चाहिएगा, और उससे पहले सबसे पहले क्या चाहिएगा, एक जमीन चाहिएगी जहां पर आप लोग घर बनाना है, ठीक है। उसके ऊपर फिर आप लोग पूरा जो है कार्यक्रम वो है वो स्टार्ट करेंगे। तो कई सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, पर लेकिन जो बेस है वो तो आप लोगों को चाहिएगा। बाकी घर में चलकर फ्रिज रखना है, कूलर रखना है, या फिर एसी रखनी है, टीवी रखना है, वो सारी चीजें वो बात की बातें हैं। पर लेकिन जो एक ढांचा तैयार करने के लिए जो चीजें चाहिएगी वो इसकी कोर रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरीके से अगर पूरी कंट्री के अंदर में, देश के अंदर में देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि कोयला हो गया बिजली बनाने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा प्रक्रिया चलनी है, बिजली से सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। तो कोयले की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है, आज की डेट में। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जिससे आप लोग पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, मिट्टी का तेल निकालते हैं, इसके चलते आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। नेचुरल गैस भी आज के दिन में आप लोग काफी लार्ज स्केल पर यूज करें, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर भी। रिफाइनरी प्रोडक्ट के बारे में बात करें, जब हम लोग क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं, यानी कि कच्चा तेल हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, तो उस टाइम पर उस कच्चे तेल में से कई सारे रिफाइनरी प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये सारी आप लोगों को यहां से देखने को मिलेगी। तो ये रिफाइनरी प्रोडक्ट होते हैं। तो जितना ज्यादा कच्चा तेल खरीदेंगे उतना ही ज्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट होगा। तो ये भी काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री से इवन एक्सपोर्ट भी किया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजर हो गए, आज लोगों को पता होगा 50 से ज्यादा प्रतिशत, ज्यादा बल्कि 60 के करीब बोलिए, पॉपुलेशन आज के टाइम भी खेतों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फर्टिलाइजर के बेस हो गए यहाँ पर, अगर खेती को ढंग से लेकर चलना है। स्टील हो गया, स्टील की चम्मच से खाना खा रहे हैं, स्टील के गिलास में पानी पी रहे हैं, ठीक है। स्टील के आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कुछ कंस्ट्रक्शन, जैसे मेट्रो बनाना है,
कोई ब्रिज बनाना है, सीमेंट यूज किया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी सारी चीजों की। इवन अगर फोन भी चार्ज करना है ना तो उसके लिए भी आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, इसके बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं। तो ये भी काफी हद तक बेस सेक्टर है, तो इनको कोर सेक्टर बोल दिया जाता है। तो हमारी कंट्री में जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल जो ट्रेड है, वो रिलीज करता है यहाँ पर इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो अभी इनके द्वारा अप्रैल के मंथ का 2021 का ये यहाँ पर भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया, तो जिसमें यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है याद मत रखना, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। पर हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कितने कोर सेक्टर हैं, किसके द्वारा और क्या क्या चीजें हैं। तो ये इंडेक्स ऑफ 8 कोर सेक्टर जो है ये याद रखेगा किसके द्वारा निकाला जाता है। अगर बात करें यहाँ पर ये इंडस्ट्री के अंदर बात करें यहाँ पर, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। ये तो मैंने कोर सेक्टर बता दिया। अब टोटल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है सारी इंडस्ट्री को अगर काउंट करके चले तो 40% के करीब आप लोगों को अकेले यहां पर 8 कोर सेक्टर रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि टोटल जो भी है उसमें 40% आप लोगों को यहां पर ये नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आइडिया रखेगा तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर ही रखते हैं, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा लेक्चर। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने कुछ बातें यहाँ पर क्या क्या समझी, तो एक आप लोगों ने देखा यहाँ पर क्या क्या थी, एक बार रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। एक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कोड देखी और कुछ स्टोरी आप लोगों को बताई, तो उसके बारे में आप लोग क्या रहे जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखा हम लोगों ने और इसमें हम लोगों ने बेसिकली क्वेश्चन का एक टॉपिक ही कवर हो गया। इंटरपोल के जो नोटिस होते हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना और यहाँ पर आप लोगों को मैंने जो मेलानिन और इसी के साथ में अल्बिनिज्म के बारे में बात की, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम लोगों ने मालदीव के बारे में तो बात की ही की, इसी के साथ में यूएन जनरल असेंबली से रिलेटेड कुछ चीजें देखी, एक पूरा टॉपिक हो गया। आंसर राइटिंग में भी अगर याद आए तो याद रखना, और मैप बेस्ड भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो मैप भी आप लोगों को यहाँ पर कवर किया इसके अंदर, ठीक है। बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी आप लोगों को बताई। नेक्स्ट हम लोगों ने नेशनल न्यूज के बारे में बात करें तो अपनी कंट्री में एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है अभी फिलहाल उसके बारे में जो रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी यहाँ पर अच्छे से। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की, ये हम लोगों ने बात की इंडेक्स के बारे में, तो 8 कोर इंडेक्स और यहाँ पर किसका क्या प्रेजेंटेशन है और किसके द्वारा ये रिलीज किए जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। बाकी सारे लेक्चर जितने भी हैं उनकी सबकी पीडीएफ आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ से जाकर डाउनलोड कर ले कीजिए और संडे में थोड़ा सा फंडे बनाकर थोड़ा सा स्टडी डे थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो लेक्चर को कितना आप लोग 10 में से आप लोग रेट करेंगे तो ये जरूर बताएगा। पसंद नहीं आया बिल्कुल भी तो डिसलाइक कर जरूर जाइएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पर कनेक्ट रहिए, अगर नोटिफिकेशन आप लोगों को वीडियो के नहीं आते हैं तो भी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट रह सकते हैं। और अपनी सेहत का तो ध्यान रखना है, जो मैंने आप लोगों को बोला था, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।